हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 ऑफ सीआरपीसी को पढ़ेंगे, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपका 129 से लेके 148 सेक्शन तक है, और ये जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जगह जगह पे कौन से मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, क्या चीज़ होगी, तो बहुत बारीकी से हर बार इसमें ये इस चैप्टर में ये होता है कि आप इसको जितनी बार भी पढ़ें ये भूल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये जो पहला पार्ट है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने बेयर एक्ट, ये पूरी तरीके से बेयर एक्ट ही है, बट हमने इसको बेयर एक्ट को तोड़ दिया है, जो उसकी लैंग्वेज है उसको तोड़ दिया है, सो दैट इट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद से लास्ट मोमेंट में अगर आपको रिवीजन करने के लिए भी ये एक बहुत ही हेल्पफुल मटेरियल होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 10 है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है अनलॉफुल असेंबली, जो 129 से 132 है, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। दूसरा है पब्लिक न्यूसेंस, और तीसरा है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, जो कि है अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 121 से लेके 132। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये स्पेशली ये जो वीडियो है ये दिल्ली जुडिशरी के लिए है, क्योंकि वहाँ पे थॉरली बेयर एक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक वर्ड एक एक कॉमा वहाँ पे मैटर करता है। 129 डील्स विद द डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज़ ऑफ सिविल फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो कौन कौन सी है। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या अगर वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एब्सेंट है तो उस केस में कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीआरपीसी में कई जगह इंस्पेक्टर पोस्ट दी है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्ट दी है, तो उस केस में यहाँ पे याद रखना है। जो यहाँ पे थर्ड सिचुएशन है, जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एब्सेंट होता है, तो उसके केस में सब इंस्पेक्टर से रैंक से नीचे का कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वो अथॉरिटी वही है। तो ये तीनों ऑफिसर, यानी कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो क्या कर सकते हैं, वो कमांड कर सकते हैं डिस्पर्स करने के लिए। क्या, पहली तो जो प्रेमा फेसाई अनलॉफुल असेंबली है, यानी जो पहला जो आप ए पॉइंट दे सकते हैं वहाँ पे साफ लिखा है अनलॉफुल असेंबली, यानी कि सेक्शन 141 आईपीसी की वो पूरी कंडीशन फुलफिल करके असेंबली अनलॉफुल बन चुकी है। दूसरी सिचुएशन है कि यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली का टर्म नहीं यूज़ किया, यहाँ बोला है एनी असेंबली, कोई भी असेंबली, वेदर इट इज़ अनलॉफुल और लॉफुल, जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं और उनकी हरकत से ऐसा लगता है कि वो डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, यानी पब्लिक पीस को हार्म कर सकते हैं, तो उस केस में जो ये ऊपर के 3 ऑफिसर्स हैं उनकी ये पास पावर है कि वो ऑर्डर कर सकते हैं कि उस तरीके की असेंबली को हटाया जाए। और जब ये ऑर्डर आता है तो जो भी वो मेंबर्स हैं उस असेंबली की, उनकी ये ड्यूटी होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये ड्यूटी यहाँ पे वर्ड दिया है, तो इसका मतलब अगर इस ड्यूटी का वायलेशन होगा तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर इतना करने के बाद भी वो असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है, तो जो भी अथॉरिटीज़ हमने ऊपर देखे हैं, कौन से, एग्जीक्यूटिव, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो क्या कर सकते हैं, उस असेंबली को हटाने के लिए किसी भी मेल पर्सन की, ठीक है, जो कि कोई ऑफिसर ना हो या किसी आर्म फोर्सेस का मेंबर ना हो, ठीक है, तो किसी भी मेल पर्सन की, प्रोवाइडेड दे आर नॉट एनी ऑफिसर और द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े, इफ़ इट इज़ नेसेसरी, तो उन पर्सन को, किनको, जो कि असेंबली अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, उनको अरेस्ट करके उनको कन्फाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 130। ये बोल रहा है कि अभी हमने ऊपर देखा कि सिविल फोर्स की बात कर रहा था, ठीक है, सिविल फोर्स। अब बात करता है कि हम कब आर्म फोर्सेस की बात हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि
कब किस सिचुएशन में जो सिविल फोर्स है वो आर्म फोर्सेस की हेल्प ले सकती है। तो अगर सेक्शन 129 के हिसाब से अनलॉफुल असेंबली को हटाया नहीं जा पा रहा है और पब्लिक सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पे है, तो इन दैट केस जो उस एरिया का हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा जो कि प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसकी रैंक सबसे हाईएस्ट हो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और वो जो प्रेजेंट हो, तो उस केस में उस अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए वो आर्म फोर्सेस की हेल्प ले सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा तो वो ये कह सकता है कि भाई जो भी ऑफिसर्स हैं उस आर्म फोर्सेस के, ठीक है, तो वो आर्म फोर्सेस की मदद लेके उस असेंबली को हटा दे, और अगर वो चाहें तो वो थोड़ी बहुत फोर्स का इस्तेमाल या थोड़ी बहुत इंजरी पर्सन या प्रॉपर्टी को कॉज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट है, एवरी सच ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्स शैल ओबे सच रिक्विजिशन इन सच अ मैनर एज ही थिंक्स फिट, बट इन सो डूइंग ही शैल यूज़ अ लिटिल फोर्स, वो थोड़ा बहुत पावर इस्तेमाल कर सकता है, एंड डू एज लिटिल इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत की बात की है। फिर सेक्शन 131 कहता है कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रेजेंट ना हो उस सिचुएशन की बात करता है, और ये बोलता है कि मैनिफेस्टली यानी साफ साफ दिख रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है कि पब्लिक सिक्योरिटी रिस्क पे है और किसी भी सिचुएशन में उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के कमीशन्ड या गेजेटेड ऑफिसर, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि आर्म फोर्सेस के कौन सा मेंबर, तो कमीशन्ड या गेजेटेड ऑफिसर हो, वो आर्म फोर्सेस की सहायता से उस असेंबली को हटा सकते हैं। प्लस उसके बाद जब ये पॉसिबल हो जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट करना, तो वो उनसे कम्युनिकेट करके फर्दर एक्शंस लेंगे। 132 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटेक्शंस देता है 129 से 131 में किए गए एक्ट को के लिए। तो कोई भी एक्शन लिया गया हो 129, 130, 131 में पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर आर्म फोर्सेस के मेंबर द्वारा, तो उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में नहीं चलेगी अनटिल एंड अनलेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो ऑफिसर पोस्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी होगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बोल रहा है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी मेल पर्सन जिसके बारे में हमने 129 में पढ़ा था, या कोई भी आर्म फोर्सेस का मेंबर हो, अगर उसने कोई भी एक्ट गुड फेथ में किया हो, गुड फेथ कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 52 IPC, अगर गुड फेथ में किया है तो यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया, इट विल बी डीम्ड दैट दे हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि आर्म्ड फोर्सेस का मतलब ये है मिलिट्री, नेवल या एयर फोर्सेस ऑपरेटिंग एज अ लैंड फोर्सेस एंड इंक्लूड्स एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन सो ऑपरेटिंग। ऑफिसर का मतलब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कमीशन्ड ऑफिसर की बात किया है, गेजेटेड ऑफिसर की बात किया है, इन पे एज एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस, प्लस वो इंक्लूड करता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर को, वारंट ऑफिसर को, पेटी ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एंड नॉन गेजेटेड ऑफिसर। मेंबर का यहाँ मतलब है इन रिलेशन टू आर्म फोर्सेस कोई भी पर्सन जो आर्म फोर्सेस में हो अदर देन दी ऑफिसर, और ऑफिसर कौन होते हैं वो यहाँ हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।